आज हम देखेंगे जेलसीमियम के बारे में। जेलसीमियम का कॉमन नेम है येलो जैस्मीन और इसकी फैमिली है लोगैनेसिए। इसे W.E. पाइन ने जो है प्रूव किया था। और जेलसीमियम एक बहुत अच्छी रेमेडी है पैरालाइसिस के लिए। पैरालाइज है अगर कोई पेशेंट, तो आप उसे ये दे सकते हैं। किसी का अगर नर्व जो है बहुत वीक है, मसल्स के जो नर्व्स है लास्ट में उसे ट्विचिंग हो रही है, ट्रेमलिंग हो रही है, तो जो है आप इसे जेलसीमियम को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। सो हम देखेंगे कि जेलसीमियम का जो लुक ऑफ द पेशेंट होता है वो कैसा होता है। ये एक अक्यूट ड्रग है, तो कंसिडरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ज़्यादा हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन पर ध्यान नहीं देना है, ऐसा लिखा है। बट इज़ यूजली मोर सूटेड टू चिल्ड्रन, ओल्ड पीपल एंड अनीमिक गर्ल्स। यानी कि बच्चों में, बूढ़ों में और जो अनीमिया होता है जिन बच्चों में, उनमें जो है जेलसीमियम दिया जाता है। इसका टेम्परामेंट है नर्वस और हिस्टेरिकल। रिलेशन विथ हीट और कोल्ड कोई डेफिनेट स्टैंडर्ड्स नहीं है। चाहे हॉट भी हो सकता है पेशेंट या कोल्ड भी हो सकता है, या मतलब चिली भी हो सकता है। माइजम सोरा जो है इसके बैकग्राउंड में है। अब हम देखेंगे इसके गाइडिंग सिम्टम्स। जेलसीमियम सिम्टम्स जैसे कि कोल्ड, फीवर, हेडेक डेवलप सेवरल डेज आफ्टर एक्सपोजर। तो यहाँ पर जो है जेलसीमियम को एकोनाइट के साथ कंपेयर किया गया है। एकोनाइट में क्या होता है, जैसे हवा का झोंका आया या कुछ भी हुआ तो फटाक से एक्सपोजर हुआ और कुछ घंटों में जो है पेशेंट बीमार हो जाएगा। लेकिन जेलसीमियम में ऐसा नहीं होता है। जेलसीमियम में बहुत दिन से एक्सपोजर हो रहा है और फिर जाकर जो है सर्दी, बुखार या सर दर्द जैसे सिम्टम्स आएंगे। अब जेलसीमियम बोलते से हमें जो है 3D और एक T याद रखना है। 3D मतलब डलनेस, डिजीनेस, ड्राउजीनेस। डलनेस, डिजीनेस, ड्राउजीनेस एंड ट्रैम्बलिंग देखेंगे। तो हम 3 चीज़ें रहेंगी, डलनेस, डिजीनेस, ड्राउजीनेस और ट्रैम्बलिंग। और ट्रेमर्स आर द की नोट सिम्टम ऑफ जेलसीमियम। की नोट पूछे तो ट्रेमर्स जो है वो की नोट होगा, विच रन थ्रू आउट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेमेडी। थर्ड गाइडिंग सिम्टम हम देख रहे हैं, ट्रेमर इज द की नोट ऑफ दिस रेमेडी। ट्रेमर ऑल ओवर द बॉडी सच एस। अब ट्रेमर्स कहाँ कहाँ होंगे, जीभ में होंगे, टंग में, हैंड में, लेग में और पूरी बॉडी में, एंटायर बॉडी। जेलसीमियम जो है ये एक ग्रेट पैरालाइजर है। सो देर इज अ कंप्लीट रिलैक्सेशन एंड प्रोस्ट्रेशन ऑफ होल मस्कुलर सिस्टम। पूरे जो मसल्स है वहाँ पे पूरा रिलैक्स हो जाएगा और थकान जैसा फील होगा। विथ एंटायर मोटर पैरेसिस, मतलब मोटर जो सिस्टम है वहाँ पे पैरालिसिस हो जाएगी। और लास्टली जो है पैरालिसिस आ जाएगा। तो अभी तक हमने 4 पॉइंट्स देख लिया है कि ये सेवरल डेज के एक्सपोजर के बाद आता है, फिर 3D और एक T देखा, फिर ट्रेमर्स देखा, फिर जेलसीमियम एक ग्रेट पैरालाइजर है, हमने ये देखा। 5वां पॉइंट, जेलसीमियम इज अ ग्रेट फ्लू रेमेडी। मतलब फ्लू के लिए बहुत ही अच्छी रेमेडी है। जब फ्लू में कौन से सिम्टम मिलेंगे तो हम जेलसीमियम दे सकते हैं, व्हेन चिल रन्स अप एंड डाउन द स्पाइन। जो स्पाइन एरिया है वहाँ पर चिल जो आएगा पेशेंट को, वो अप और डाउन द स्पाइन आएगा विथ अ फीलिंग ऑफ ग्रेट वेट। ऐसा लगेगा बहुत भारीपन है। एंड टायर्डनेस ऑफ द एंटायर बॉडी एंड लिम्स, जैसे कि बहुत ज़्यादा वजन है और बहुत ज़्यादा थकान होगी पूरी बॉडी में और लिम्स में, यानी हाथ और पैर में। इट हैज़ ऑल्सो प्रूव टू बी अ प्रोफाइलेक्टिक अगेंस्ट फ्लू। इसका मतलब होता है कि अगर समझो फ्लू जो है एपिडेमिक हुआ या पेंडेमिक हो रहा है, ठीक है, आपके एरिया में आ रहा है, तो आप पहले से अगर जेलसीमियम दे दोगे तो जो पेशेंट है उसको फ्लू होगा ही नहीं। दैट इज कॉल्ड प्रोफाइलेक्सिस। मतलब पहले ही आप मेडिसिन दे दो बीमारी होने से पहले, एज अ प्रिवेंशन। सो फ्लू के लिए एज अ प्रिवेंटिव हम यूज़ कर सकते हैं जेलसीमियम को। एंड क्योर्स इट्स कॉम्प्लिकेशन लाइक पैरेसिस एंड पैरालिसिस। फ्लू के बाद जो कॉम्प्लिकेशन आते हैं जैसे कि पैरेसिस और पैरालिसिस, सो इसे भी हम इससे ठीक कर सकते हैं। इन शॉर्ट इट इज़ एन एक्सेलेंट मेडिसिन फॉर इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर। बिफोर मतलब प्रिवेंशन हम कर सकते हैं, ड्यूरिंग मतलब जो डिजीज़ की जो ट्रीटमेंट है उसमें हम इसे यूज़ कर सकते हैं, आफ्टर मतलब कॉम्प्लिकेशंस को भी हम ठीक कर सकते हैं। 6ठा पॉइंट देखिए,
जनरल डिप्रेशन फ्रॉम हीट ऑफ सन और समर, इनका जो है एग्रीवेशन ही है हीट ऑफ सन और समर, यानी कि अगर धूप रहे या समर वेदर रहे, गर्मी का मौसम रहे, तो इन्हें जो है जनरल डिप्रेशन होता है। थर्स्टलेसनेस इज वेरी वेल मार्क्ड, 7 पॉइंट है कि इसको प्यास नहीं लगेगी, ठीक है। सो थर्स्टलेसनेस इज वेरी वेल मार्क्ड। 8वां पॉइंट देखते हैं, हेडेक इज रिलीव्ड बाय प्रोफ्यूज यूरिनेशन, यानी कि अगर सर दर्द है बहुत ज़्यादा तो फिर जो है ये प्रोफ्यूज यूरिनेशन यानी बहुत ज़्यादा पेशाब जाएगा जब पेशेंट, तो उसे अच्छा लगेगा। मतलब काफ़ी क्वांटिटी में जब यूरिनेशन होता है तब जाके इन्हें बेटर लगता है, प्रोफ्यूज यूरिनेशन। सो साइलिशिया का भी सेम है कि हेडेक जो है प्रोफ्यूज पर्सपायरेशन प्रोफ्यूज यूरिनेशन से अच्छा लगता है, ठीक है। 9वां पॉइंट देखिए, मोशन एग्रीवेट्स मोस्ट सिम्टम्स, यानी कि मोशन से जो है ना, चलने से फिरने से इनको बहुत हर सिम्टम जो इनके एग्रीवेट हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। बट रिलीव्स मस्कुलर पेन एंड हार्ट सिम्टम्स, लेकिन मोशन से इनके 2 सिम्टम्स अच्छे होते हैं, एक है मस्कुलर पेन यानी मसल का पेन, और दूसरा है हार्ट सिम्टम यानी कि दिल का जो भी प्रॉब्लम रहेगा, उनको हृदय का जो भी मसला रहेगा वो इससे ठीक होगा, मोशन से उन्हें बेटर लगेगा। 10वां पॉइंट देखिए, रिलीफ फ्रॉम स्टिमुलेंट्स इज अ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेलसीमियम, यानी कि स्टिमुलेंट से इनको जो है बेटर लगेगा। स्टिमुलेंट्स में कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी कॉफ़ी, इट कुड बी अल्कोहल, जो भी है यहाँ पर क्लियर नहीं किया गया है कि कौन सा स्टिमुलेंट, मगर रिलीफ होता है इसे स्टिमुलेंट से, ठीक है। अब हम इसका माइंड देखेंगे, माइंड और एलिमेंट फ्रॉम, और इसका पैरालिसिस पूछा जाता है। गाइडिंग सिम्टम्स हमें पता ही होना चाहिए, फिर इसका हम जो है पैरालिसिस पढ़ेंगे, क्योंकि पैरालिसिस जो है वही पूछा जाता है एज एन एग्जाम में, ठीक है। माइंड देखते हैं, एंटिसिपेशन ऑफ एनी अनयूजुअल ऑडियल व्हेन प्रिपेयरिंग फॉर चर्च, थिएटर, एग्जामिनेशन, कोर्ट, पब्लिक मीटिंग, टू मीट इंगेजमेंट एक्सेट्रा ब्रिंग्स ऑन डायरिया, यानी कि अगर इनको चर्च जाना हो या थिएटर जाना हो, एग्जामिनेशन में या कोर्ट, पब्लिक यानी कि लोगों के सामने परफॉर्म करना हो या क्राउड में जाना हो, तो भी जो है इन्हें क्या होता है, एंटिसिपेशन में बहुत ज़्यादा लगता है कि कुछ हो जाएगा, और इन्हें डर बहुत ज़्यादा लगने लगता है। इतना डर होता है कि जो पेशेंट होता है ना, उसे डायरिया होने लगता है, उन्हें जुलाब लग जाती है। इट इज़ अ गुड रेमेडी फॉर एग्जामिनेशन फंक, तो जेलसीमियम इज़ अ गुड रेमेडी फॉर एग्जामिनेशन फंक। अर्जेंटम नाइट्रिकम भी एक ऐसी रेमेडी है, एथोजा भी ऐसी रेमेडी है, राइट। देर इज़ अ ग्रेट नर्वसनेस, बहुत ज़्यादा नर्वस रहेंगे। ड्रेड ऑफ अपियरिंग इन पब्लिक, यानी कि उनको डर लगेगा पब्लिक में जाने से। स्टेज फ्राइट, स्टेज पर परफॉर्म करने से, स्टेज पर जाने से भी बहुत डर लगेगा। नर्वस टू अपियर इन एग्जामिनेशन, उन्हें पेपर में बैठने से जो है काफ़ी डर लगा रहता है, बहुत नर्वस रहते हैं। दो ही स्टडीड वेल, काफ़ी अच्छे से पढ़ाई है हुई है, फिर भी जो है पेपर बैठने में बहुत ज़्यादा नर्वस रहेंगे, ठीक है। तो ऐसे में आप जो है पेशेंट को जेलसीमियम दे सकते हैं। देयर इज अ ग्रेट नर्वसनेस, ड्रेड और अपियरिंग इन पब्लिक, ये जो है इसका कीनोट है। बहुत ज़्यादा एक्साइटेबल होंगे, इरिटेबल होंगे, सेंसिटिव होंगे, नर्वस होंगे विथ फियर ऑफ डेथ, इनको डर लगा रहेगा कि ये मर जाएंगे। एंड अटर लैक ऑफ करेज टू डाई, यानी कि इनको डर लगा रहता है कि ये मर जाएंगे, और इनमें उतनी हिम्मत भी नहीं होती कि ये फेस कर पाए अपनी डेथ को। अटर लैक ऑफ करेज टू डाई, इनमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि ये अपना जो है मतलब डेथ को स्वीकार करे। डिज़ायर्स टू बी क्वाइट, इनको चुप रहना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। टू बी लेट अलोन, अकेले रहना पसंद होता है। डज नॉट वॉन्ट टू स्पीक और हैव एनी वन नियर हर इवन इफ द पर्सन बी साइलेंट, तो उनको ऐसा लगता है कि हमसे कोई ना बात ही ना करे, और कोई भी उनके आजू बाजू भी अगर आके बैठ जाए या उनके सामने, तो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। हालांकि जो सामने में जो पर्सन आएगा वो अगर शांत भी रहे तो भी इन्हें पसंद नहीं है कि कोई आए। और एलिमेंट फ्रॉम देखेंगे हम इसका, मतलब कि तकलीफ किससे बढ़ती है, कि क्या कॉजेशंस हो सकते हैं। तो फियर, फ्राइट, डर, एक्साइटिंग एंड बैड न्यूज़, यानी कि अच्छी खबर और बुरी खबर दोनों से जो है इनके प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं। डिप्रेसिंग इमोशंस, सन, हमने पहले भी देखा था कि सन और समर से जो है इनकी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। थंडरस्टॉर्म, थंडरस्टॉर्म बिजली तड़कने से। डैम्प वेदर,
थोड़ा भीना सा जो मौसम रहता है, डैम्प वेदर, तो उससे भी इनको तकलीफ होती है। वार्म और कोल्ड दोनों से, अल्कोहल एंड सेल्फ अब्यूज़, अब अल्कोहल से भी और सेल्फ अब्यूज़ से भी। ठीक है, अब हम इसका देखेंगे लास्ट चीज़ जो है पैरालिसिस, क्योंकि पैरालिसिस जो है यही पूछा जाता है और मेन यही है। सो जेल्सीमियम इज़ अ ग्रेट पैरालाइजर। जो जेल्सीमियम है एक बहुत अच्छी पैरालाइजर है। कैरेक्टर देखेंगे, ऑनसेट ऑफ पैरालिसिस इज ग्रेजुअल, तो ये जो है सडन नहीं होता है, पहले जैसा हमने पहला पॉइंट देखा था, तो इसका जो पैरालिसिस है ये भी ग्रेजुअल है, धीरे धीरे आएगा। इट प्रोड्यूसेस अ जनरल स्टेट ऑफ परेसिस, मतलब एकदम परेसिस का स्टेट आएगा। मेंटल एंड फिजिकल, तो परेसिस कौन से लेवल पे होगा, मेंटल लेवल पर भी और फिजिकल लेवल पे भी। ट्रेमर इज द कीनोट ऑफ दिस रेमेडी, ये हमने गाइडिंग में देख लिया है। वाइल द माइंड इज एब्सोल्युटली स्लगिश, द होल बॉडी पर्टिकुलरली मस्कुलर सिस्टम इज रिलैक्स्ड, तो इसका माइंड कैसा रहेगा, स्लगिश रहेगा, स्लो टू एक्ट, और जो मसल्स जो रहेंगे वो रिलैक्स रहेंगे। मसल कैसे रहेंगे, रिलैक्स रहेंगे। लिम्स आर सो हैवी एंड पेनफुल दैट द पेशेंट कैन हार्डली मूव देम, तो जो हाथ और पैर रहेंगे वो बहुत ज़्यादा हैवी होगा और पेनफुल होगा, और पेशेंट जो है हार्डली मूव कर पाएंगे, उनको वो बिल्कुल मूव नहीं कर पाएंगे। यही तो पैरालिसिस में होता है। सो वही सिम्टम्स जो है जो हमने गाइडिंग में पढ़ा वही हमें यहाँ भी लिखना है। ठीक है, देयर इज कंप्लीट रिलैक्सेशन ऑफ प्रोस्ट्रेशन ऑफ द होल मस्कुलर सिस्टम, तो होल मस्कुलर सिस्टम जो पूरा मसल का सिस्टम है वो रिलैक्स रहेगा और प्रोस्ट्रेटेड रहेगा, और एंटायर मोटर पैरालिसिस रहेगा, वो भी हमने देख चुके थे। वीकनेस एंड ट्रम्बलिंग ऑफ टंग, तो जो टंग रहेगा उसमें ट्रैम्बलिंग होगी, आप जो बोलोगे पेशेंट को कि जबान बाहर निकालनी है, जब आप मुंह खोल के देखोगे तो ट्रैम्बलिंग ऑफ टंग आपको इजीली दिख जाएगा, वीकनेस होगा। ठीक है, हैंड, लेग और एंटायर बॉडी, तो ट्रैम्बलिंग कहाँ का दिखेगा, हैंड, लेग, टंग और एंटायर बॉडी। वीकनेस भी। लैक ऑफ मस्कुलर कोऑर्डिनेशन इज वेल मार्क्ड, मतलब मसल्स के कोऑर्डिनेशन ठीक से नहीं होगी। जो हम करते हैं CNS के एग्जामिनेशन, ठीक है, तो फिंगर टू फिंगर टच करके जो ग्रेनियल नर्व्स का जो टेस्ट करते हैं वो अक्सर किया जाता है इसमें। कंफ्यूज होगा पेशेंट, मसल्स रिफ्यूज टू ओबे द विल, पेशेंट चाहेगा कि वो हाथ मूव करे, पैर मूव करे, मगर मसल विल रिफ्यूज टू ओबे द विल, यानी कि मसल ही काम नहीं करेंगे। वो चाहेगा कि हाथ उठा ले, पैर उठा ले, मगर वो नहीं मूव कर सकता है, राइट। लोकोमोटर एटेक्सिया होगा उसे, एंड पैराप्लेजिया आर सक्सेसफुली ट्रीटेड बाय दिस रेमेडी, मतलब लोकोमोटर एटेक्सिया यानी कि हाथ नहीं चलना, पैर नहीं चलना, और पैराप्लेजिया यानी कि दोनों चारों लिम्स जो है वो नहीं काम कर रहे हैं। सो इसको ऐसे कंडीशन में भी हम जो है जेल्सीमियम देते हैं। द सेम पेरेटिक कंडीशन इज प्रेजेंट इन आईलिड्स, आईलिड्स में भी अगर आप देखोगे ना तो कुछ कुछ पेशेंट के आईलिड्स नहीं उठते रहते हैं, एक आई पूरा जो आईलिड है वो कवर कर लेता है, उठते नहीं है। आपको उंगली से अगर आप आईलिड को उठा भी लोगे तो फिर से जैसे ही आप फिंगर हटाओगे वैसे ही जो है आईलिड ड्रूप हो जाएगा, ठीक है। सो इसको हम कहेंगे टॉसिस एंड डिप्लोपिया, ठीक है। इन ईसोफेगस प्रोड्यूसिंग डिफिकल्टी इन स्वॉलिंग, ईसोफेगस में भी पैरालिसिस हो गया, पहले हमने आईलिड की बात की, वहाँ तो हो गया है पैरालिसिस, अब ईसोफेगस में भी जो है पैरालिसिस हो गई। तो क्या होगा, उससे निगल नहीं पाएंगे खाने को, ठीक है, तो वो डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग होगा। एनस में भी जो है पैरालिसिस होगा। सो इन द एनस मसल में, सो विच रिमेन्स रिलैक्स्ड एंड ओपन, तो एनस कैसा रहेगा, रिलैक्स्ड एंड ओपन। देयर इज हिस्टेरिकल डिस्फेजिया और ओफोनिया, तो वहाँ पे डिस्फेजिया है यानी कि नहीं अनेबल टू स्वॉलो, और एफोनिया मतलब आवाज़ भी नहीं जो है, पेशेंट ठीक से बोल नहीं पाएगा, आवाज़ नहीं निकलेगी। फॉर पोस्ट डिप्थेरेटिक पैरालिसिस, डिप्थीरिया हो गया है किसी पेशेंट को और उसके बाद जो है पैरालिसिस आई है, सो उसके लिए भी जो जेल्सीमियम है बहुत अच्छी रेमेडी है। जेल्सीमियम इज एन इनफेलिएबल रेमेडी इन दिस केस देयर इज पैरेटिक कंडीशन ऑफ ईसोफेगस, तो ऐसे में क्या होगा, ईसोफेगस का पैरालिसिस एंड मसल्स ऑफ डिग्लूटेशन यानी कि स्वॉलोइंग करने वाले जो पूरे मसल्स हैं उसमें भी पैरालिसिस हो जाएगा। सो दैट व्हेन स्वॉलोइंग समथिंग इट डज नॉट गो डाउन बट गोज अप टू द नोज थ्रू विच इट कम्स आउट, तो अगर समझिए कि अगर आपके डिग्लूटेशन मसल्स खराब हो गए, नेक के मसल्स जो है आपके पूरे ईसोफेगस के मसल्स जो है पूरे पैरालाइज हो गए, राइट, ईसोफेगस के,
तो अब आप कुछ भी खा रहे हो तो वो नीचे नहीं जा रही है, अब वो नाक में जा रही है और नाक के थ्रू बाहर निकल जाएगी। ऐसा कंडीशन आ जाता है पोस्ट डिप्थेरेटिक पैरालिसिस में। ठीक है, अब हम इसकी मोडालिटी देखेंगे जो पैरालिसिस के लिए है खास। द पैरालिटिक कंडीशन इज एग्रेवेटेड बाय डैम्प वेदर। तो जो थोड़ा सा जो मॉइस्टनेस रहती है, डैम्प वेदर रहता है, उसमें जो है इनका जो है सब कंडीशन जो है पैरालिसिस का वो एग्रेवेट होगा। बिफोर अ थंडरस्टॉर्म, बिजली गिरने से पहले बोला जाता है। मेंटल इमोशन, एक्साइटमेंट, बैड न्यूज़ एंड व्हेन थिंकिंग ऑफ हिज एलिमेंट्स, यानी एक्साइटमेंट से भी, बैड न्यूज़ से भी, और जब वो सोचे कि उसका जो तकलीफ अगर उसके बारे में वो सोचे तो उससे भी उसे एग्रेवेशन होती है। कॉन्कॉमिटेंट देखेंगे। कॉन्कॉमिटेंट यानी कि हमारा जो मुख्य जो सिम्टम रहता है उसके साथ जो है अन्य सिम्टम्स जो रहते हैं जिसका कोई रिलेशन ना हो अपने मेन सिम्टम से, तो उसे हम कॉन्कॉमिटेंट कहते हैं। ठीक है, पेशेंट इज डल, डिजी एंड ड्राउजी। तो पेशेंट कैसा होगा? डल होगा, डिजी होगा, ड्राउजी होगा। ट्रेमर एंड ट्रेमलिंग एवरीवेयर। तो सब जगह देखोगे आप ट्रेमर होगा, ट्रेमलिंग होगा, टंग में, आर्म में, लेग में, जैसा कि हमने देखा था। ठीक है, एवरीवेयर विथ नो थर्स्ट, क्योंकि ये थर्स्टलेस रेमेडी है। जनरल मोडालिटीज देख लेते हैं। एग्रेवेशन, हीट हमने देखा था, डैम्प वेदर, बिफोर अ थंडरस्टॉर्म, मेंटल इमोशन, एक्साइटमेंट, बैड न्यूज, टबैको स्मोकिंग, ये एक न्यू आया है। व्हेन थिंकिंग ऑफ हिज एलिमेंट्स एंड एट 10 AM, सुबह के 10 बजे जो है इनकी एग्रेवेशन टाइम होती है। अमलरिएशन मतलब आराम किससे मिलता है? हमने देखा था हेडेक अमलरिएट होता है प्रोफ्यूज यूरिनेशन से और कंटिन्यूड मोशन। कंटिन्यूड मोशन अमलरिएशन किसको देता है? हमने देखा था हार्ट सिम्टम्स को जो है वो अच्छा करता है, और मस्कुलर सिम्टम्स को भी। जो ये है जेल्सीमियम, इसमें अगर आप पेपर वाइज देख रहे हो तो पेपर के लिए आपको पैरालिसिस पूछ सकते हैं, मगर गाइडिंग सिम्टम्स इसलिए पढ़ना ज़रूरी होता है कि गाइडिंग सिम्टम्स में जो है सिम्टम्स वो मेन सिम्टम्स होते हैं, और वही हम आगे भी देखेंगे तो पर्टिकुलर्स में भी सेम चीज़ें लिखी होती है। कोई भी टाइप की पैरालिसिस में मैंने खुद दिया हुआ है पेशेंट को जेल्सीमियम, एंड काफ़ी अच्छा रोल होता है जेल्सीमियम का। मगर अगर किसी को 1-2 झटके आ चुके हैं हल्के, तब आप अगर दे सकते हो